Hello all my dear students, welcome back on my YouTube channel Literature World। आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस ए मोस्ट फेमस पोइम दैट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। पोइट नेम इज जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइट जॉन मिल्टन, जिनका बर्थ हुआ था 9 दिसंबर 1608 और इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कोई ज़्यादा पूछे नहीं जाते उनकी बर्थ डेट को लेकर, तो ये आप कहीं से आप पढ़ भी सकते हो बेसिकली। बट हमारी जो आज की पोइम है ना, जिसका नेम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि उसके अंधेपन पर, इसको लेकर हमें थोड़ी सी जानकारी जो जॉन मिल्टन के लिए चाहिए वो ये है कि 42 साल की उम्र में, यानी कि 42 की एज के अंदर जॉन मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, यानी कि 1652 के अंदर 1652। इसी के बाद में इन्होंने लिटरेचर के अंदर बहुत सी जो फेमस पोइट्री लिखी, जैसे कि पैराडाइज लोस्ट, जो कि एपिक पोइट्री है, काफ़ी लंबी एक पोइम है एपिक पोइट्री। और आज की हमारी जो पोइम है वो भी अंधे होने के बाद में लिखी गई, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो बात करते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। इस पोइम के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ये पोइम है क्या। तो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये एक 14 लाइनों की पोइम है, और 14 लाइनों की पोइम को लिटरेचर के अंदर सोनेट कहा जाता है। सोनेट भी दो प्रकार की है, पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरन सोनेट। हमारी जो पोइम है ये है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाली 8 लाइनें जिनको ऑक्टेव कहते हैं, और नीचे की 6 लाइनें जिनको सस्टेट कहते हैं। यानी कि सिंपली आप ये कह लीजिए कि 14 लाइनों की पोइम, पहले की जो 8 लाइनें हैं वो ऑक्टेव बन जाएंगी, लास्ट की 6 लाइनें सस्टेट बन जाएगी। और यही अगर स्ट्रक्चर है किसी पोइम का, 14 लाइनों की पोइम है, यही आपकी पेट्रार्कन सोनेट होती है। तो इस सोनेट को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था इन मिल्टन्स 1673 पोइम्स इन हिज ऑटोग्राफ नोटबुक दैट नॉन इज ट्राइनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जॉन मिल्टन की एक बुक पब्लिश हुई थी मिल्टन्स 1673 पोइम्स, उसके अंदर ये पोइम थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सेकंड, इसका जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, असल में जब जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था तो उसने अपनी बुक के अंदर इसको नाम दिया था सोनेट 19, और जब इसको पब्लिश किया गया तो ये होगी सोनेट 16। ये जो बातें मैं अभी बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो, जॉन मिल्टन ने जब इसको लिखा तो नाम दिया सोनेट 19, जब इसको पब्लिश करवाया गया तो ये बन गई सोनेट 16। और इसकी जो फर्स्ट लाइन थी, इस पोइम की जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसको इसका टाइटल बनाया गया। और बाद में आगे चलकर नेम था, बंदे का नेम था जॉन न्यूटन या बिशप न्यूटन, उन्होंने इसको टाइटल दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब मैं बात करूं जो हमारी पेट्रार्कन सोनेट है उसकी, इस पोइम की राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम यानी कि तुकबंदी होती है, लास्ट में जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं उनका साउंड मैच करता है। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए। ये तो होगी आपकी 8 लाइनों की राइमिंग स्कीम ऊपर वाले ऑक्टेव की। दोबारा बोल रहा हूँ, ए बी बी ए। तो लास्ट की जो 6 लाइनें यानी कि आपका सस्टेट, इसकी राइमिंग स्कीम है सी डी ई। जब हम पोइम को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूंगा कि देखिए राइमिंग स्कीम कैसे बनती है। और इसको लिखा गया है आइमिक पेंटामीटर के अंदर। और इसी के साथ में इस पोइम के अंदर एंजायमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। एंजायमेंट्स क्या होते हैं ये भी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग इसके अंदर आएंगे तो वो अपने वहीं पर देख लेंगे। तो अब लाइन टू लाइन इस पोइम की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके ये सामने पोइम है, तो यहाँ से अपनी जो चीज़ें समझने वाली हैं उनको समझते हैं। देखिए, आप पहले तो इसकी लाइनें काउंट कर लीजिए। ये टोटल आपको 14 लाइन्स मिलेंगी, 1 to लेकर 14 लाइन्स। तो 14 लाइन्स यानी कि सोनेट। अब इसकी जो ऊपर वाली फर्स्ट से लेकर 8 लाइन तक हैं, 8 लाइनें, यानी कि पहले की 8 लाइनें, उन 8 लाइनों को कहा जाता है ऑक्टेव।
ठीक है, 8 लाइनों को ऑक्टेव याद रख लेना, दिमाग में रखना इसको। और बची हुई जो 6 लाइनें हैं उनको कहा जाता है सस्टेट। तो अब ऑक्टेव के अंदर ऑक्टेव की हम राइमिंग स्कीम देखते हैं। आप लास्ट की जो वर्ड मीनिंग है वो देख लीजिए। जैसे कि पहली लाइन के अंदर है स्पेंट, स्पेंट के बाद में सेकंड लाइन में है वाइड, फिर है हाइड और फोर्थ में है वेंट। देखो स्पेंट और वेंट आपस में मैच कर रहे हैं, तो मैंने स्पेंट को नाम दे दिया ए, मतलब कि स्पेंट इसको मैंने ए नाम दे दिया। अब जो वाइड है वो मैच नहीं कर रहा, तो मैंने वाइड को नेम दे दिया वी, तो बन गया ए बी। अब वाइड से मैच कर रहा है हाइड, तो जैसे वाइड को मैंने बी कहा तो हाइड को भी बी कह दिया, तो बन गया ए बी बी। अब बेंट ए मैच कर रहा है स्पेंट से, तो मैंने स्पेंट को ए नाम दिया था, तो अगर स्पेंट ए है तो बेंट भी ए है। तो ये 4 लाइनों की राइमिंग स्कीम बन गई ए बी बी ए। अब सेम आप देखोगे प्रेजेंट, अब प्रेजेंट स्पेंट बेंट ये सारे एक जैसे हैं, तो अगर स्पेंट बेंट को ए नाम दिया था तो फिर प्रेजेंट भी ए हो गया। तो प्रेजेंट इसी तरीके से आप देखो चाइल्ड डिनाइड, तो ये बी बन गए, और फिर आपका प्रीवेंट ये आपका फिर से ए बन गया। तो पहले जो ऑक्टेव है जो 8 लाइनें हैं इनकी राइमिंग स्कीम बन गई ए बी बी ए बी बी ए। तो ये तो होगी ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम। अब मैं बात करता हूँ नीचे वाले सस्टेट की। सस्टेट यानी कि 6 लाइनें, तो इनकी आप राइमिंग स्कीम देखिए। तो हमने ए बी को तो काउंट कर लिया, अब हम सी को काउंट करेंगे क्योंकि अगर वो साउंड मैच नहीं करेगा। देखिए आगे मीनिंग है नीड, तो नीड ऊपर आए किसी से भी मैच नहीं कर रहा, ना तो ए से ना बी से, तो मैंने इसको नाम दे दिया सी। अब उसके बाद में बेस्ट, बेस्ट के बाद में आपका है फिर से आपका बेस्ट। तो ये वाला यहाँ पे देखिए, एक मिनट स्टॉप कीजिए, ये थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है शायद। हाँ ये असल में यहाँ पे क्या है थोड़ा गलत है, ये असल में पूरी लाइन देखिए, ये ना हिम बेस्ट हिज स्टेट जो कि आगे की लाइन है, तो स्टेट यहाँ पे आना था, फिर ये राइमिंग स्कीम बनती, क्योंकि नीड फिर बेस्ट फिर आपका आता स्टेट, फिर लास्ट की 3 लाइनें बनती स्पीड रेस्ट और वेट। तो नीड स्पीड ये आपस में मैच कर रहे हैं, तो ये तो हो गया सी और सी। बेस्ट आपका मैच करेगा रेस्ट से, और स्टेट आपका मैच करेगा वेट से। तो ये स्टेट की जो राइमिंग स्कीम बन जाएगी वो बन जाएगी सी डी ई। तो इस प्रकार इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो टोटली आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं और अजैवमेंट की हमने बात की थी, भाई अजैवमेंट्स क्या होता है ना, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर अजैवमेंट्स का यूज़ किया गया है। देखिए कि कोई लाइन चल रही है बिना विदाउट स्टॉप, अगर वो आगे वाली लाइन में जाकर पूरा उसका सेंटेंस बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अजैवमेंट। वो तो हम जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो पहली जो 4 लाइनें हैं वो पूरी की पूरी 4 लाइनें मैंने यहाँ पे नहीं ली है, क्योंकि अजैवमेंट भी तो वो भी यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो जॉन मिल्टन जो कि अंधे हो गए थे वो कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर यानी कि जब मैं विचार करता हूँ या फिर जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट कि मेरी लाइट कैसे चली गई, लाइट यानी कि आंखों की रोशनी, इर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड कि मेरी आधी उम्र होने से पहले ही कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई इस बड़े से डार्क वर्ल्ड के अंदर जब मैं इस पर विचार करता हूँ। देखिए अब जो लाइन शुरू हो रही है ना कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इर ये ओल्ड इंग्लिश का एक वर्ड है। इर का मतलब होता है बिफोर, यानी कि आज के टाइम में आप कहोगे तो बिफोर कहोगे। जैसे कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट बिफोर हाफ माई डेज, और हाफ माई डेज यानी कि मेरी आधी उम्र होने से पहले, हाफ माई डेज कि मेरे जितने भी दिन थे उनके आधे होने से पहले, कि मान लो किसी बंदे ने भी अगर 100 साल भी जिंदा रहना है तो उसके आधे होने से पहले भी इसकी आंखों की रोशनी चलेगी। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ, व्हेन आई कंसीडर, आई यानी कि वो जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लाइट यानी कि आंखों की रोशनी, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, स्पेंट यानी कि चली गई कहीं, यानी कि वो अंधे हो गए थे ना, तो हाउ माई लाइट इज स्पेंट इर हाफ माई डेज
इन दिस, इस डार्क वर्ड एंड वाइड। इस डार्क यानी कि पूरा काला और वाइड यानी कि बड़ा। अब देखिए वो डार्क क्यों है, देखो तो बंदा अंधा हो गया, उसके लिए तो पूरी दुनिया डार्क हो गई ना। और वाइड यानी कि बहुत ही बड़ा, बड़ा यानी कि जो अंधा है उसको पता नहीं कि लेंथ कितनी दूर तक है। तो किसी अंधे व्यक्ति के लिए एक जो दुनिया है, वर्ड है, वो डार्क भी होता है और वाइड भी होता है। आई होप कि दो लाइनों की जो हिंदी है वो आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब नॉर्मली आप इसको ऐसे ऐसे भी कह सकते हो कि व्हेन आई थिंक, अगर आज की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट आप करोगे तो ये बनेगा कि व्हेन आई थिंक हाउ माई आई साइट इज वेंट बिफोर माई हाफ एज इन दिस डार्क वर्ड, इन दिस डार्क एंड वाइड वर्ड। तो ये भी यहाँ पे राइमिंग स्कीम को फॉलो करने के लिए और आइम्बिक पेंटामीटर को बनाए रखने के लिए इसने ये नहीं लिखा कि डार्क एंड वाइड वर्ड, इसने ये लिखा कि डार्क वर्ड एंड वाइड, ताकि स्पेंट और वाइड, क्योंकि ये लिटरेचर के अंदर एक पोइटिक लाइसेंस नाम की लिटरेरी डिवाइस होती है। उससे क्या है कि पोइट किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग सेट करके कहीं भी लिख सकता है, ताकि वो राइमिंग स्कीम को बना सके या फिर मीटर का सही से यूज़ कर सके। ठीक है, अब बात करता हूँ तीसरी लाइन की। एंड डैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉस्ड विद मी यूजलेस। देखो अब यह कह रहा है कि और डैट वन टैलेंट, कि वो एक टैलेंट, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसको छुपाना क्या है, मौत के बराबर है। विच इज़ डेथ, जो कि मौत है, टू हाइड छुपाना, कि वो टैलेंट जिसे मेरे लिए छुपाना मौत के बराबर है। लॉस्ड विद मी यूजलेस, लॉस्ड होता है कि मेरे साथ है या मेरे साथ दफन है, आप दफन कह लीजिए या फिर दबा हुआ कह लीजिए, मेरे साथ है बट है क्या, यूजलेस, कि अब उसका कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो काम की चीज़ है वो एक तो है टैलेंट वर्ड पर ध्यान दीजिए टैलेंट वर्ड पर। टैलेंट वर्ड यहाँ पर एज ए पन यूज़ किया गया है। पन एक लिटरेरी डिवाइस होती है, यानी कि प्ले विद वर्ड, शब्दों के साथ में खेलना। असल में यहाँ पे एक छोटी सी कहानी में वो आपको बता दूँ। और ये जो वर्ड है ना टैलेंट, रेफरेंस लिया गया इसका आपकी जो बाइबल है उसमें से। बाइबल के अंदर छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उस कहानी में जो मैथ्यू 25 नाम की स्टोरी है ना, उस स्टोरी का रेफरेंस यहीं पे दिया गया टैलेंट से। कहानी क्या है उसको सुन लीजिए कि एक बार कोई लॉर्ड था, कोई राजा कह लीजिए या फिर गॉड कह लीजिए, तो वो कहीं बाहर चला गया और जाते वक्त वो अपने पीछे जो 3 नौकर थे ना, उनको वो गोल्ड दे के गया। पहले बंदे को तो वो दे गया 5 बैग गोल्ड के, दूसरे को दे गया 2 बैग गोल्ड के, और एक को दे गया 1 गोल्ड, और कहीं दूर चला गया। जब वो वापस आया तो जिसको उसने 5 बोरे दिए थे, बैग दिए थे गोल्ड के, तो उसने कहा कि भाई मालिक, मैंने आपके जो 5 गोल्ड के बैग थे उनको मैंने इन्वेस्ट किया और 5 के 10 बना दिए, और 2 वाला कहता कि मैंने 2 के 4 बना दिए। अब जिसके पास एक था ना, उसने कहा कि जब गॉड ने पूछा कि आपने क्या किया उस गोल्ड का या फिर उस टैलेंट का, एक प्रकार का टैलेंट ही था वो कि इन्वेस्ट करके कमा लेना, तो उस बंदे ने कहा कि गॉड, वो तो आपने मेरे को एक ही दिया था, तो मैं तो डर गया कि अगर कहीं ये खो गया या कहीं मेरे से ये नुकसान हो गया तो मैं इसकी भरपाई कैसे करूँगा। तो मैंने उस टैलेंट को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, उस सोने को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, और वो आज भी एक का एक ही पड़ा है। तो गॉड इस बात को लेकर गॉड काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने आपको एक मौका दिया, एक टैलेंट दिया, और तुमने उसका कोई यूज़ नहीं किया। अब वो सेम चीज़ यहाँ पे जो अपने जॉन मिल्टन है वो भी कह रहे हैं कि एंड डैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, कि वो जो एक टैलेंट जिसे छुपाना मौत के बराबर है, लॉस्ड विद मी यूजलेस, अब मेरे साथ दबा हुआ है जिसका कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पे टैलेंट किसकी बात कर रहा है? अब जॉन मिल्टन यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो उस स्टोरी की बात कर रहा है या फिर जॉन मिल्टन के पास जो खुद का जो टैलेंट है राइटिंग का, ऑब्वियसली हम उसको कहेंगे कि वो अपने टैलेंट की बात कर रहा है, राइटिंग की बात कर रहा है, क्योंकि अंधा हो गया तो अब वो लिखे कैसे, क्योंकि गॉड ने एक टैलेंट दिया राइटिंग का, लिखने का, अब वो उसको यूजलेस हो गया क्योंकि वो लिख नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो ऐसा ही शब्द, अब देखो यहाँ पे आप अच्छे से जो लिटरेरी डिवाइसेस होती है ना, इनको क्लियर कर लीजिए। असल में सुना होगा पन, ये पन क्या होता है? यही होता है पन, कि एक शब्द के 2 मीनिंग निकलते हैं और दोनों ही एक टाइम पे बिल्कुल सही लगते हैं। अब अपने को वो टैलेंट भी सही लग रहा है कि हाँ भाई वही कहानी होगी जो कि मैथ्यू 25 वाली है,
यहाँ पर ये जॉन मिल्टन अपनी जो रियल लाइफ में जो उसका टैलेंट है राइटिंग वाला उसकी बात कर रहा है। तो एक तो ये टैलेंट वर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये एक तो यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे आ चुकी है और आपको मीनिंग भी क्लियर हो गया आई थिंक यहाँ पे अब, कि वो कहता है कि अब पूरी लाइनों को दोबारा पढ़ देता हूँ कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेट टू हाइड लॉज्ड विद मी यूजलेस। कि जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई मेरी आधी उम्र होने से पहले इस डार्क और वाइड वर्ल्ड के अंदर, और वो जो टैलेंट जिसे छुपाना मौत के बराबर है वो मेरे लिए अब यूजलेस है। तो आई होप ये पूरी 4 लाइनें नहीं है क्योंकि ये लाइन यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, लॉज्ड विद मी यूजलेस। और हाँ देखिए अब ये जो लाइन यहाँ पे पूरी नहीं हुई, जैसे कि मैंने कहा ना भी एंड डैट वन टैलेंट विच इज डैट टू हाइड लॉज्ड विद मी यूजलेस, तो हाइड के बाद में फुल स्टॉप नहीं है, लॉज्ड विद मी यूजलेस, यहाँ पर आके ये सेंटेंस पूरा हुआ। ये होता है आपका अजैबमेंट। तो 2 लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ से क्लियर कर लीजिए, एक तो पन और दूसरा अजैबमेंट, 2 यहाँ पे आपके क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे की लाइनों की बात करते हैं। अब ये आगे की लाइनें अब यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए दो माई सॉल मोर वेंट, दो यानी कि हालांकि माई सॉल यानी कि मेरी आत्मा मोर बेंट बहुत ज़्यादा झुकी हुई है टू सर्व देयर विद माई मेकर। यहाँ पे ये लाइनों का मतलब है कि वो जॉन मिल्टन कह रहा है कि भले ही वो टैलेंट जो यूजलेस है ना वो अब यूजलेस हो गया, बट मेरी जो अंदर से जो आत्मा है वो अभी भी मेरे मेकर के प्रति पूरा उसके लिए सर्व करने के लिए डेडिकेटेड है, यानी कि पूर्ण रूप से झुकी हुई है। ये जो माई मेकर है, मेकर वर्ड यहाँ पे गॉड के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। आगे कहता है कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइट। बहुत ही जरूरी लाइन है ये, देखिए अब पूरी लाइनों को यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा है कि भले ही वो जो हमने ऊपर पढ़ के आए थे ना अभी पहले वाली लाइनें कि जो मेरा टैलेंट है वो अभी यूजलेस हो गया, पर मेरी जो आत्मा है वो मेरे गॉड के लिए अभी भी पूर्ण रूप से समर्पित है। और प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरा जो अकाउंट है, मेरी जो शर्त है जो उसके प्रति मैं कुछ कर सकता हूँ, वो अपना ट्रू अकाउंट मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ अपने गॉड के प्रति। लिस्ट ताकि, ये जो वर्ड है लिस्ट तो ताकि, ही रिटर्निंग चाइल्ड, अब चाइल्ड वर्ड का मीनिंग होता है फटकार लगाना, कि ताकि मेरा गॉड मेरे को फटकार ना लगाए, मेरे को डांटे ना, चाइल्ड ना करे। इसलिए भले ही मेरे पास वो टैलेंट मेरा यूजलेस है, बट मेरी आत्मा मैं पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हूँ और प्रेजेंट ट्रू अकाउंट अपना प्रेजेंट करना चाहता हूँ। अब आगे की जो लाइन है वो एक लिटरेरी डिवाइस भी है कि डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड। पहली बात तो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाली लाइन है, यानी कि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको लिटरेचर के अंदर बोलते हैं रिथोरिकल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसको जवाब की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए यूज़ किया जाता है। हिंदी इसकी ये कि भाई क्या भगवान को भी हमारे जैसे जो अंधे लोग हैं उनसे लेबर चाहिए, बिल्कुल वो काम करवाना चाहता है। अब कॉमनली आप इसको पूछो कि आपको इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कहोगे भाई क्या भगवान को भी किसी अंधों की या आप जैसे लोगों की लेबर की ज़रूरत है क्या? हम कहेंगे नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो गॉड है। तो ये जो क्वेश्चन, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, इसको बोलते हैं रिथोरिकल क्वेश्चन। दिमाग में रखना पक्का, क्योंकि देखो पन आ गया, अजैबमेंट आ चुका है, राइमिंग स्कीम हमने देख ली, और ये 4th नंबर जो लिटरेरी डिवाइस है वो आपकी है रिथोरिकल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसको पूछा जाता है किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। अब यहाँ पर गॉड की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि गॉड क्या है असल के अंदर, उनकी उसके अंदर क्या पावर है, और कोई जवाब की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब पूरी लाइनें अब आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी कि वो कहता है कि मेरी सोल है वो समर्पित है और मैं अपना ट्रू अकाउंट प्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि मेरा गॉड मेरे को फटकार ना लगाए। फिर जॉन मिल्टन खुद ही एक ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड। ये लाइट डिनाइड होता है वो ऐसे लोग जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, लाइट डिनाइड है। और ये जो डॉथ वर्ड है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए सॉरी, डॉथ ओल्ड इंग्लिश है, असल में प्रेजेंट में आप कहोगे डज, कि डज गॉड
एग्जैक्ट यानी कि चाहते हैं, डे लेबर यानी कि परिश्रम, यहाँ पर कठिन परिश्रम, फ्रॉम लाइट डिनाइड पर्सनस, ठीक है। तो अब लास्ट फिर आगे वो कहता है कि भाई आई फाउंडली आस्क, कि ऐसा सवाल मैं नॉर्मली पूछता हूँ। पहली बात तो आपका लाइट डिनाइड तक आपका जो ऊपर की जो 8 लाइनें थी वो पूरी हो चुकी हैं, 8 लाइनें आपकी पूरी हो चुकी हैं। आई थिंक एक लाइन जो रह चुकी है वो आ जाएगी आई फाउंडली आस्क, इसके बाद वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो ऑक्टेव पार्ट हमारा पूर्ण हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं आगे की लाइनों की। अब जब पोइट ने वो क्वेश्चन पूछा, अब आगे कहता है कि बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज आउन गिफ्ट्स। अब इन लाइनों की सिंपल जो ये है कि तभी पेशेंट ने रिप्लाई किया मेरी उस मर्मर को प्रिवेंट करने के लिए कि भगवान को ना तो किसी मैंस के वर्क की ज़रूरत है, ना ही उसके गिफ्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल हिंदी यही बन रही है। बट यहाँ पे कुछ वर्ड है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पे गॉड डॉथ, फिर जो डॉथ वर्ड है ये डॉट नहीं है, ये ओल्ड इंग्लिश है तो वहाँ पे डॉट था। अब आज के टाइम में ये डज बन गया कि गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज आउन गिफ्ट्स, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा था पोइट ने कि भाई क्या भगवान को भी या गॉड को भी अंधों से काम की ज़रूरत है, तो तभी वो कहते हैं कि बट पेशेंट इसकी धैर्य है, बट पेशेंट टू प्रिवेंट डैट मर्मर, उस मर्मर को प्रिवेंट करने के लिए। कौन सी मर्मर? वही जो पूछ रहे थे कि भाई क्या भगवान को भी लेबर चाहिए जहाँ हमारे जैसों की ज़रूरत है ना, वो जो मर्मर हो रही थी, जो बातें चल रही थी दिमाग के अंदर, उनको रोकने के लिए जो पेशेंट है, धैर्य है, सून रिप्लाइज, वो रिप्लाई करता है। रिप्लाई क्या करता है? वो कहता है कि गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज आउन गिफ्ट्स, कि भगवान को ना तो बंदे के काम की ज़रूरत है, ना ही उसके गिफ्ट की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक रिलेटेड डिवाइस आ गई है कि पेशेंट ने रिप्लाई किया। रिप्लाई नॉर्मली इंसान यूज़ करता है, तो पेशेंट को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि नो लिविंग थिंग्स को जब एज आप ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट करते हो, जैसे कि यहाँ पर भी पेशेंट ने रिप्लाई किया ना, पेशेंट ने रिप्लाई किया, छाया मेरे साथ चल रही थी, रात मेरे साथ बातें कर रही थी। तो ये जो इंसानी गुण है वो जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को ये गुण देते हो तो डैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस पेशेंट को, यहाँ पे जो लाइन है व्हाट पेशेंट टू प्रिवेंट, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो वो आपका है पर्सोनिफिकेशन पेशेंट के लिए, ठीक है। आगे कहता है कि बियर हिज माइल यॉक दे सर्व हिम बेस्ट। ओके, ऊपर की लाइन थी हु बेस्ट, कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, कि वो लोग जो बियर करते हैं, कि अपने ऊपर सहन करते हैं हिज माइल्ड यॉक। यहाँ पे यॉक वर्ड है, यॉक वर्ड असल में यॉक होता है, जैसे कि पिक में आप देख सकते हो यहाँ पर कि बैल के कंधे पर रखा हुआ एक जूला, उसको बोलते हैं माइल्ड यॉक। तो जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि वो लोग जो जिनके ऊपर जितना ज़्यादा वर्क लोड होता है वो उतना ही अच्छे से अपने गॉड को सर्व करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, कि वो अच्छे से उसकी सेवा करते हैं। अब आगे की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे हिज स्टेट, जो कि वहाँ पे मिसिंग नहीं था, उसको आगे की लाइन में लिखा हुआ था। असल में ये जो इसी के आगे लिखा हुआ है कि दे सर्व बेस्ट हिज स्टेट इज़ किंगली, उसका जो स्टेट है वो किंगली है, यानी कि गॉड की बात कर रहे हैं कि गॉड का जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा महान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, कि हजारों कौन? काम करने वाले उसके जो नौकर है वो सारे के सारे एट हिज बिडिंग स्पीड यानी कि बहुत ही तेज स्पीड पर, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। देखो लास्ट की लाइनें हैं, तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि वो लोग जो ऊपर मैंने पढ़ा था कि जो माइल जॉब को बियर करते हैं वो लोग भी बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देते हैं गॉड के प्रति, और क्योंकि उसका जो स्टेट है वो किंगली है, वो महान है, वो इस दुनिया को बनाने वाला। थाउजेंड्स हजारों ही उसकी एक ही इशारे पर लैंड के ऊपर और ओशन के ऊपर बिना रुके विदाउट रेस्ट काम करते हैं। यहाँ पे पोस्ट वर्ड है, पोस्ट वैसे भी ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ,
कहने का मतलब कि गॉड को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों उसके अंदर काम करने वाले हैं, यानी कि वो एंजल्स जो उनके पास खड़े रहते हैं, जो ओशन पर भी हैं, समुद्र पर भी हैं और धरातल पर भी हैं, वो सारे उसकी सेवा करते हैं। और लास्ट की लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार यूज़ भी की जाती है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वो लोग जो सिर्फ गॉड के पास में खड़े हैं, स्टैंड खड़े हैं और वेट कर रहे हैं उसकी उसकी कमांड का, वो लोग भी गॉड की सेवा करते हैं। तो ये जो पूरी हमने पोइम देखी, एक बार समराइज में इसको कर देता हूँ कि इसके अंदर है क्या। असल में पहले वो कहता है कि भाई मैं सोचता हूँ कि मेरी जो आंखों की रोशनी चली गई, मेरी आधी उम्र होने से पहले ही चली गई, मेरा वो टैलेंट अब बेकार हो गया। फिर वो कहता है कि भाई अब टैलेंट भले ही मैं देख नहीं सकता, बट मैं अंदर से समर्पित हूँ अपने गॉड के प्रति। फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या भगवान को भी अंधों लोगों से काम की ज़रूरत है क्या, ये आपका रिटोरिकल क्वेश्चन था। फिर वो कहता है कि तभी उसका पेशेंट रिप्लाई करता है कि नहीं, गॉड को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग जितना ज़्यादा लोड अपने ऊपर रखते हैं वो भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, बेस्ट सर्व करते हैं गॉड को, और वो लोग भी। और इसके अलावा बहुत सारे एंजल्स हैं जो गॉड का काम करने के लिए लगे हुए हैं, भले ही वो समुंदर पर हों या फिर आपका लैंड पर हों, और वो लोग जो सिर्फ वेट करते हैं वो भी गॉड की सेवा करते हैं। तो ये जो आपकी पूरी 14 लाइनों की सोनेट थी, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। अंधे होने के बाद में इसको लिखा गया था। अब आप यहाँ पे वो चीज़ें समझ सकते हो कि जो मैंने चीज़ आपको स्टार्टिंग के अंदर बताई थी। देखिए, टोटल 14 लाइनें, 8 लाइनों के अंदर वो सोल्यूशन प्रॉब्लम दिखाई गई है, 6 लाइनों के अंदर उसका सोल्यूशन भी निकाल दिया इसने, जो कि सोनेट के अंदर होता है। राइमिंग स्कीम भी आपको समझ में आ चुकी है, ए बी बी ए सी डी ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम थी। नोट करने वाली बात, एक तो वहाँ पर जो टैलेंट आया था वो आपका पन है, एजैबमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, और वो रिथोरिकल क्वेश्चन को याद रखना, और पर्सोनिफाई किया गया था पेशेंट को, क्योंकि उसने इसको रिप्लाई किया था। आई होप कि ये आपको सारी की सारी समझ में आ चुकी होगी। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट ठीक है, जो चीज़ आपको अच्छे, मेन बात तो ये है कि वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब फास्ट बना देता तो आपको समझ में नहीं आती। इसके बाद जो छोटे छोटे फिगर ऑफ स्पीच हैं, यानी कि जैसे कि एंसोनेंस होता है, कॉन्सोनेंस होता है, अलिट्रेशन होता है, वो तो कॉमन सेंस की बातें होती है। सिमिली का यहाँ पे कोई यूज़ किया नहीं गया, मेटाफर का यूज़ भी नहीं किया गया। ठीक है, जो मेन जो आपको काम की चीज़ वो आपको मैंने बता दी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर और भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय।